नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है पूछो जरा पूछो के नए एपिसोड में। आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी तहे दिल से, जो आप हमारे एपिसोड्स को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इससे हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है, हम मोटिवेट हो रहे हैं। सो हम एटम की कहानी जान रहे थे आशीष से। सो लेट्स कैरी इट फॉरवर्ड। सो वेलकम आशीष। थैंक्स दिव्या। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से भी। आप बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं जिनसे हमें और भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो हमने पिछली बार जो कहानी का अंत किया था वो किया था नील्स बोहर के कंट्रीब्यूशन से टुवर्ड्स द थियरी ऑफ एटम। तो नील्स बोहर ने क्या कहा था कि जो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उनका जो मॉडल था कि बीच में एक न्यूक्लियस है एटम के बीच में जिसमें मोस्ट ऑफ द मास इज लोकेटेड, वो ठीक है। नील्स बोहर ने कहा ये बात ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने बोला था कि किसी भी ऑर्बिट में सर्कल कर सकते हैं, बट नील्स बोहर ने बोला नहीं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं जहां पर वो सर्कल कर सकते हैं। उनको नील्स बोहर ने स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। जैसे प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड सर्कल करते हैं, तो दिस इज सिमिलर टू प्लैनेटरी मॉडल। बस एक ही डिफरेंस है कि देयर आर सम सर्टेन ऑर्बिट्स, ओनली इन दोज ऑर्बिट्स कैन दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, अनलाइक प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिट कर सकें डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड सो ऑन। ओके, तो अभी जब नील्स बोहर से यह पूछा जा रहा था कि आपका ये जो मॉडल है ये क्यों काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसी ऑर्बिट में क्यों है, वो बोल रहे थे मुझे नहीं पता। बट वो बोल रहे थे कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है ये मॉडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये मॉडल ठीक ही होना चाहिए। लोग काफी एक्साइटेड थे। 1923 की बात है, फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में। एक फ्रेंच साइंटिस्ट ल्यूई डू ब्रोये, जिनके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा सुना नहीं था लोगों ने, उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। उन्होंने क्या बोला कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, और साथ में उन्होंने ये बोला कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हम सच्चाई मानते हैं तो जो नील्स बोहर के ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, दे इमर्ज ऑटोमेटिकली, वो अपने आप निकल के आ जाते हैं। 1924 में लुई डू ब्रोये ने अपने पीएचडी थीसिस लिखी जिसमें उन्होंने ये आइडिया पूरा डिटेल में लिखा। आइडिया क्या था कि हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है या एटम्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं एंड सो, हर किसी के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अब इस आइडिया की हम सिग्निफिकेंस समझने के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वेव्स क्या होती हैं और उनका पार्टिकल्स के साथ रिलेशनशिप क्या हो सकता है। तो लुई डू ब्रोये को आइडिया आया था ये फोटोन से, लाइट से। लाइट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट, पर लाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, राइट। तो लुई डू ब्रोये ने इस आइडिया को एक्सटेंड कर दिया सारे पार्टिकल्स पर, इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सारे प्रोटॉन हो पार्टिकल्स गए, के लिए वैलिड था, मतलब ये कैसे एग्जैक्टली हुआ? उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। ये अभी तक किसी को कोई प्रूफ नहीं मिला था अभी इसका, पर हाइपोथेसिस, यस, थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस जो था आया था फोटोन के आइडिया से। अब लाइट की थोड़ी सी हम बात जानते हैं, उससे हम वेव और पार्टिकल की बात समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। ओके। 17वीं शताब्दी की बात है, सर आइजैक न्यूटन, 17th सेंचुरी, 200 साल पहले, काफी ज्यादा हो गए, 200 से भी ज्यादा हो गए, मतलब 350 हो गए, रफली 340-50 साल। तो उस टाइम पर सर आइजैक न्यूटन ने ये बोला था कि जो लाइट है दैट्स मेड अप ऑफ स्मॉल कॉर्पसल्स, उन्होंने कॉर्पसल्स बोला, स्मॉल पार्टिकल्स। बट ये आइडिया का अभी कोई बैकिंग नहीं था, एक्सपेरिमेंटल बैकिंग नहीं था।
1803 की बात है। फिर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए थॉमस यंग, राइट, आपने शायद नाम सुना होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YD। एग्जैक्टली, यस। सो हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि लाइट जो है वो वेव्स की बनी है। अब न्यूटन बोल रहे थे लाइट पार्टिकल्स की बनी है, थॉमस यंग बोल रहे नहीं, लाइट वेव्स की बनी है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है हमारी आज की कहानी के लिए। और उसको समझने के लिए पहले हमें वेव्स को समझना पड़ेगा। चलो हम वेव्स की बात करते हैं। मान लो पानी है, एक पानी का तालाब है, उसमें मैंने पत्थर फेंका, वहां से ऐसे तरंगे निकलती है ना पानी की, है ना? इस तरह से, राइट। तो एक क्रस्ट होती है जो जहां पर एम्पलीट्यूड हाई होता है, हाईएस्ट, मतलब उसकी एग्जैक्टली, और एक ट्रफ होती है जहां पर एम्पलीट्यूड लो होता है, राइट। तो ये वेव होती है एंड दिस ट्रेवल्स, दिस इज ए डिस्टर्बेंस इन वाटर फॉर एग्जांपल एंड इट ट्रेवल्स। अभी मान लो पानी में मैं दो लकड़ियां लगा देता हूं, पत्थर मारा, वेव बन गई, और दो लकड़ियां लगा दी फिर रास्ते में, दो ऑब्स्टेकल्स लगा दिए, तो वहां पर दो जगह पर अचानक से दो वेव्स निकलने लग जाएंगी, अलग से, है ना, दो वेव्स निकल गई, हाँ अलग अलग हो जाएगा। और वो दोनों वेव्स में अब अपना अपना एक क्रस्ट होगा, अपना अपना एक ट्रफ होगा, मतलब एक मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, राइट। अब दोनों वेव्स जब ट्रेवल कर रही हैं, ऐसे ट्रेवल कर रही है ना, तो कोई जगह ऐसी होगी जहां पर उनके क्रस्ट मैच कर जाएंगे, ऐसे, तो वहां पर एक बहुत हाई एम्पलीट्यूड मिलेगा। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और जहां पर मान लो एक क्रस्ट है वेव का, वो ट्रफ के साथ मैच कर जाता है, वहां पर एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाते हैं, तो जीरो हो जाता है, तो वहां पर हमें ऐसे जीरो मिलेगा एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। और ये जो पैटर्न सा हमें नजर आ रहा है कि कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव हो रही है, इसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं, राइट। तो अब पॉइंट ये है कि वेव्स जो होती हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जिबिट करती हैं। तो जब भी हमें इस तरह का पैटर्न नजर आएगा किसी चीज से, इस तरह का अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, दो ऑब्स्टेकल लगा देंगे, तो पता चल जाएगा कि वो चीज वेव्स की बनी हुई है। समझ गए। थॉमस यंग ने एग्जैक्टली ये किया। उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन ले ली, उसके बीच में दो होल कर दिए, बहुत पास पास, उनको बोला दो स्लिट्स देंगे, और दोनों होल मतलब कितने पास थे, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर। उसके बाद उनके ऊपर जब लाइट फेंकी, लाइट पीछे से पार हुई जब दोनों होल्स के, तो वही एग्जैक्टली वैसा ही एक पैटर्न नजर आया। ओके, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप। सो ये स्लिट के साइज पे भी डिपेंड करता होगा, स्लिट का साइज। यस, सो स्लिट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि लाइट की जो मतलब वेव्स तभी इंटरफेयर करेंगी अगर उनकी जो वेवलेंथ है वो स्लिट के साइज के ऑलमोस्ट उस साइज की होगी। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो 1 माइक्रोन के आसपास है, तो इस ऑर्डर का जब स्लिट का साइज होगा तो आपको एक ब्यूटीफुल सा डाइफ्रैक्शन पैटर्न या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न, एक्चुअली जब दो स्लिट्स की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस की बात करते हैं, सिंगल स्लिट की बात करते हैं तो डाइफ्रैक्शन की बात करते हैं। ये दोनों चीजों में आई वांट टू डिस्कस, बट अभी नहीं, वी विल स्टिक टू, हाँ अभी डिटेल हो जाएगा वो। हाँ ओके। अच्छा, तो यहां से प्रूव हो गया कि लाइट का वेव नेचर होना चाहिए। 1872 की बात है शायद, उसके आसपास, या 1864 ऐसा कुछ, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हुए हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बोला कि हाँ, थॉमस यंग इज राइट, लाइट का वेव नेचर है, लाइट इज मेड ऑफ वेव्स, और कौन सी वेव से बनी है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जो कि ट्रांसवर्स भी होते हैं। हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट ऐसे प्रोपगेट करते हैं किसी डायरेक्शन में। बट आइंस्टाइन आए फिर 1905 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, देखो आप लोग सही बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, लाइट वेव्स की बनी है, पर कुछ चीजें हैं, कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मैं मान लूं लाइट पार्टिकल्स की बनी है, लाइट जैसे फोटॉन्स की बनी है, उन्होंने फोटोन बोला उसका,
और वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। इनफैक्ट अभी आजकल 2021 चल रहा है, तो आइंस्टाइन के नोबेल प्राइज को 100 साल हो गए हैं और हम उसकी सेंटिनरी मना रहे हैं, आइंस्टाइन की नोबेल प्राइज की। अच्छा, तो अभी लुई डी ब्रोई, उनको ये सब तो पता चला, मतलब ये सब तो कॉमन नॉलेज थी कि फोटोन की जो है वेव भी एक एसोसिएटेड है, फोटोन प्रोग्रेस करता है। उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स के साथ भी है ये सब, और इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कोई। और वो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करने के लिए अमेरिकन कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविसन और जर्मर। ऑलराइट। ये हम एक्सपेरिमेंट हम बैचलर लेवल पे आके पढ़ते हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। right. इसके थोड़े से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इससे एसेंशियली प्रूव हो गया था कि लुई डी ब्रोई वाज राइट, एंड लुई डी ब्रोई ने ये प्रूव कर दिया था कि बोर इज राइट, यू नो, सो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ओके। एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए अब हमें? एक्सपेरिमेंट में वैसा ही चाहिए जैसा यंग ने किया था, थॉमस यंग ने, बिल्कुल, लाइट के साथ। अब एक्सपेरिमेंट हमने करना है सेम चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ओके। प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। अच्छा, तो ये डेविसन और जर्मर, ये अमेरिका में एक कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, ओके, जिसको अभी बेल लैब्स बोलते हैं, बहुत पॉपुलर। बेल लैब्स में सब बेल लैब्स में कभी ना कभी बेल लैबोरेटरीज। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि इनमें ट्रांजिस्टर की भी खोज हुई थी। हम जितने आजकल कंप्यूटर्स वगैरह चला रहे हैं सब बेल लैब्स की देन है। तो बेल लैब्स में ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों साइंटिस्ट निकल मेटल होता है ना जो, उसकी सरफेस को स्टडी कर रहे थे बाय शाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या था कि अगर सरफेस जो है रफ है निकल की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मार रहा हूँ निकल की सरफेस पर, और अगर सरफेस रफ है तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जैसे डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है। हाँ, बट यहाँ पर डाइफ्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पर जस्ट रफनेस की वजह से पार्टिकल कोलिजन है, बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। वो उनके दिमाग में कुछ नहीं था अभी तक, कुछ इलेक्ट्रॉन का हमने वेव नेचर स्टडी करना है ये एक्सपेरिमेंट से या कुछ करना है। ठीक है, वो अपनी तरफ से बस निकल के सरफेस स्टडी कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, वो देख रहे हैं जो मतलब नजर आ रहा है कि हर तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कुछ भी अनयूजुअल नहीं है इसमें, सरफेस रफ है। हाँ, मतलब एज दैट क्रस्ट एंड रफ्स, जैसे हमने वेव्स में बात करी, उसमें कुछ इसकी वजह से इधर उधर सब इलेक्ट्रॉन मतलब स्कैटर हो रहे हैं, किसी भी तरफ स्कैटर हो रहे हैं रफ सरफेस की वजह से बेसिकली यहाँ पर। और एक्चुअल में हो क्या रहा था कि निकल की जो सरफेस थी ना, दिस वाज नॉट, लेट मी मेक ए स्टेटमेंट, दिस वाज अ पॉलीक्रिस्टलाइन सरफेस एंड इट वाज नॉट ए सिंगल क्रिस्टल। ये पॉलीक्रिस्टलाइन थी, सिंगल क्रिस्टल नहीं था। इसका मैं थोड़ा मतलब समझाता हूँ। अब एक सिंगल क्रिस्टल क्या होता है? सिंगल क्रिस्टल ये होता है कि जब बहुत सारे एटम्स किसी चीज के एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड हैं, बहुत दूर तक लॉन्ग रेंज, हाँ, लॉन्ग रेंज, उसको हम सिंगल क्रिस्टल बोलते हैं। अगर मान लो वही चीजें शॉर्ट रेंज में है, मतलब कुछ एक एटम्स है ऑर्डरली फैशन में छोटे रेंज में अरेंज्ड है, फिर थोड़े से इधर है, एक आइलैंड बना है, फिर एक आइलैंड बना है, और इन सारे आइलैंड्स को मिला के एक जब मैं मटेरियल बना देता हूँ तो उसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। अब पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होगा, जो छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स हैं जिनको डोमेन्स भी बोल सकते हैं, वो मतलब कि अपने अपने एंगल पे ओरिएंटेड होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन को इधर उधर स्कैटर कर रहे हैं। हाँ, अब क्या हुआ, 1923-24 की बात है रफली, डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट जब ये कर रहे थे, गलती से उनके एक्सपेरिमेंट में हवा घुस गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये वैक्यूम में होता है। इलेक्ट्रॉन जब शाइन करने हैं वो हवा के एटम्स के साथ ना कोलाइड करें, वो निकल की सरफेस तक पहुंचे। वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और हवा घुस गई। अब जब हवा घुस गई तो निकल की जो सरफेस थी उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर जम गई,
निकल ऑक्साइड। राइट। अब उन्होंने कहा अरे इसको अब कैसे हटाएं, तो उन्होंने ना सोचा इसको गर्म करते हैं बहुत तेज। उन्होंने उसको हीट किया, काफी देर तक बेकिंग करी बेसिकली निकल की ये ऑक्साइड लेयर हटाने के लिए। अभी क्या हुआ, बेकिंग के बाद एक फिनोमिना होता है फिजिक्स में जिसको हम बोलते हैं अनीलिंग। अनीलिंग हो गई क्रिस्टल की ये सबकी, और जो पॉलीक्रिस्टलाइन थे वो सारे अरेंज होके एक सिंगल क्रिस्टल बन गए, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर बन गया। अब दोबारा से जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस चीज पर, उनको पता नहीं था कि ये सिंगल क्रिस्टल बन चुका है। उन्होंने इस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो एक ब्यूटीफुल सी पीक नजर आई, डाइफ्रैक्शन पीक, जिस तरह से थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट में नजर आती थी कि किसी जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, किसी जगह पर वीक इंटेंसिटी। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग सी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे थे। हाँ, और यहां से उनको अभी भी मतलब पूरा समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। उन्होंने पब्लिश कर दिया, डिस्कवरी होने जा रही थी, विच इज अमेजिंग। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। ओके, ठीक है, विदाउट नोइंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑल ऑफ दिस। अभी क्या हुआ, डेविसन जो थे 1926 में ऑक्सफोर्ड विजिट किए आके। ऑक्सफोर्ड में एक फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न, जिनका बहुत बड़ा योगदान है क्वांटम मैकेनिक्स में, हम अब अगले एपिसोड में समझेंगे। मैक्स बॉर्न एक लेक्चर दे रहे थे जिसमें वो ये बता रहे थे कि देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, डेविसन और जर्मन ने किया है, उस एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट है, और इन रिजल्ट्स को यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लुई डी ब्रोई ठीक है। डेविसन बहुत हैरान हो गए कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एक्सपेरिमेंट इतना सिग्निफिकेंट है। तो डेविसन वापस गए, उन्होंने अपना एपरेटस और इम्प्रूव किया, हर एंगल पे, डिफरेंट एंगल्स पे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मेजर किए किस डायरेक्शन कितने जा रहे हैं, और एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया कि हाँ ये एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न आ रहा है जैसा कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सपेक्टेड है। वाओ। तो उन्होंने प्रूव कर दिया, हाँ डी ब्रोई इज राइट, इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव नेचर। इसका बहुत फिर सिग्निफिकेंस हुआ फिजिक्स पर, क्योंकि देन फर्दर क्वांटम थ्योरी जो थी आगे आ रही थी, वो इस पे मतलब बेसिकली लुई डी ब्रोई का हाइपोथेसिस उसका बेसिस बना, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड सो ऑन, उसको हम अगली एपिसोड में जानेंगे। तो आज की कहानी यहाँ पर रोकते हैं और हम दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बहुत मजा आया। So we have first question from Shweta Goyal. She says, thank you Ashish for answering the question in details. Your videos are deeply researched and there are a lot of things in extremely simple language. Thanks. So her question is, how did Niels Bohr come up with the idea of stationary orbits? Why are they stationary? And similar question we have from Kuldeep Singh. Is this only an assumption that orbits are stationary? And if not, what is the reason that the orbits are stationary? Why are they stationary? Thanks, Shweta, for your wonderful comment, and to both of you, to Kuldeep and Shweta, for their question. So I think Shweta और कुलदीप का जो क्वेश्चन है, ये आज हमने इनफैक्ट एपिसोड में सारा डिटेल में डिस्कस किया। सो क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड, नील्स बोर ने बोला था कुछ एक ऐसे ऑर्बिट्स हैं जहां पर वो स्टेशनरी हैं। ऐसा क्यों है? नील्स बोर से पूछा, वो बोले मुझे नहीं पता। बट उसके बाद लुई डी ब्रोई आए, उन्होंने बोला कि मान लो अगर हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो नील्स बोर के जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपीयर होते हैं। ओके, कैसे होते हैं थोड़ा सा समझेंगे। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? जैसे मैंने एक स्ट्रिंग है, उसको दो जगह पे बांध दिया है ना, उसको सेंटर में जब खींचा ना तो एक वेव सा पैटर्न बनता है ना, आधी वेव ऐसे और फिर वो फोल्ड होकर खुद पे आती है। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव। हाँ, एंड प्रॉपर्टी ये होती है स्टैंडिंग वेव की कि इट होल्ड्स एनर्जी, यू नो, इट होल्ड्स एनर्जी, एंड यहाँ ये एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव में मान लूं एटम में न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये जो ऑर्बिट है जिसमें वो स्टैंडिंग वेव में है, वहां पर वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा और वो एनर्जी को होल्ड करेगा। इनफैक्ट लुई डी ब्रोई ने ये बोला कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज लाइक टू स्ट्रिंग्स, वन स्ट्रिंग बाउंड ऑन दिस टू कॉर्नर्स, एक ऐसा वाला स्टैंडिंग वेव।
तो यहाँ पर वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। सेकंड जो ऑर्बिट है, इट्स द सेकंड स्टैंडिंग वेव, इसको सेकंड हार्मोनिक बोल या फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। जो ऐसा होता है, मतलब आप स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ लेते हो ना, तो ऐसे करके ऐसे बनती है वेव, जो फिर वापस आती है ऐसे, जिसमें सेंटर में एक नोड होता है। तो वो, तो ये ऑटोमेटिकली ल्यूई ब्रोये के आइडिया से बोर के ऑर्बिट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओके, थैंक यू आशीष। So next question is from Mr. Satish Arora. He is asking, let me know if some research has been done and there is anything which is not made of atom. Oh, okay. And पहले इसका जवाब दे देते हैं। सो थैंक्स सतीश अरोड़ा जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यस, आई मीन वी हैव स्टार्टेड सेइंग विद दिस सीरीज ऑफ एपिसोड्स कि सब कुछ यूनिवर्स में एटम की बनी है। काफी हद तक ये सच है, बट कुछ कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो मतलब कि एटम्स के नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल फोटोन, लाइट का जो पार्टिकल है ना, फोटोन, वो एटम का नहीं बना, इट्स ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, क्वाइट इंडिपेंडेंट, इट्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। सेकेंडली, मतलब यू नो सन है जो, वो उसमें से एक पार्टिकल्स कुछ निकलते हैं जिनको हम न्यूट्रिनोज बोलते हैं। वो भी दे आर वेरी लो मास पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट मासलेस, फोटोन की तरह, एंड दे ऑल्सो ट्रेवल ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। इनफैक्ट उनको निकलते हैं वो, ये एक रीजन है कि सन शाइन करता है। देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड बीटा डीके हैपनिंग इन सन ड्यू टू विच सन शाइन्स, और फिर ऐसे पार्टिकल निकलते हैं। सो दे आर ऑल्सो नॉट मेड ऑफ एटम और पार्ट ऑफ एनी एटम। या, सो देयर आर दीज थिंग्स इन द यूनिवर्स। थैंक्स। Can Earth satellite system be called similar to that of the atom? Okay, ये भी सतीश अरोड़ा जी का ही है। थैंक्स। यस, सो हमने जैसे बात की थी कि बोर और रदरफोर्ड को इंस्पिरेशन मिली ये सोलर सिस्टम से कि एटम कैन बी सिमिलर टू दैट, जिसमें सन इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियस एंड प्लैनेट्स आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन्स। तो हम उसी को सतीश जी आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर मान लो अगर अर्थ को भी न्यूक्लियस मान लें और सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रॉन्स मान लें, तो क्या इसको भी एक तरह से एनालॉग लिया जा सकता है एटम को इससे इंस्पायर? बिल्कुल, ये करेक्ट है, बिकॉज एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल सिस्टम जैसे सन और प्लैनेट्स का है, वैसा ही ग्रेविटेशनल सिस्टम अर्थ और सैटेलाइट्स का है। सो यस, द आंसर इज यस। ओके, थैंक यू सो मच आशीष। So thank you everyone. Please like, share and subscribe. We will come back with another episode super soon. Thank you. और क्वेश्चन पूछते रहिए, आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो पूछिए, अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक्स व्यूअर्स। थैंक यू। बाय बाय दिव्या। बाय बाय।